बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरजी एजुकेशन। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर का, जो कि हमने शुरू किया था, उसका पार्ट 3 है ये। ठीक है, उसका ये पार्ट 3 है और इसी वीडियो में हम आपके इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। तो जल्दी से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो और जितने भी बच्चे उनके पास शेयर कर दो, ताकि सभी लोग अच्छी और बेहतरीन इकोनॉमिक्स को पढ़ पाएँ। ठीक है, चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे समझिएगा कि आजीविका चक्र यानी कि आजीविका चक्र यानी कि आर्थिक क्रियाएँ। देखो यहाँ पे समझना कि आजीविका चक्र होता क्या है या फिर आर्थिक क्रियाएँ क्या होती हैं। देखो, वो सारी क्रियाएँ जिनसे हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था चलती है, वो सारी आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। 3 प्रकार की बेटा ये होती हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन-कौन सी होती है? पहली होती है प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया यानी कि प्राइमरी सेक्टर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। जितनी भी प्राकृतिक से जहाँ पे सीधा जुड़ाव होता है, यानी कि जो किसान हैं, जो कि कृषि कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आती हैं। ठीक है, दूसरी यानी कि द्वितीयक क्रिया है, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जितना भी रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी सेक्टर से मिला होता है, प्राइमरी सेक्टर से जितने भी रॉ मटेरियल मिले होते हैं, उसको हम कच्चे माल के रूप में विनिर्माण करते हैं, यानी कि अपनी नीड के हिसाब से उसका निर्माण कर लेते हैं। मानिए बेटा गेहूँ मिला, गेहूँ से हमने बिस्किट बनाया, तो जो बिस्किट बनाया वो हमारी नीड के अनुसार बना है, तो हम उसको द्वितीय क्षेत्र के अंदर कहेंगे। फिर आता है बेटा आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है समझना। तृतीयक क्षेत्र बेटा कभी किसी चीज़ का निर्माण नहीं करता। ठीक है, यहाँ देखो, प्राइमरी सेक्टर में किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में भी किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, लेकिन टर्शियरी सेक्टर कभी भी किसी चीज़ का उत्पादन नहीं करता। वो बल्कि इन दोनों यानी कि इन दोनों के बीच, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बीच सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम इसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, परिवहन का, बैंकिंग का। ये सारी चीज़ें जो सेवाएँ होती हैं, ये आपके तृतीय क्षेत्र के अंदर आती हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे क्या है कि यहाँ पे जानिएगा कि जब देखो, यहाँ पे हमें पढ़ना है अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझिएगा। हर चुनाव यानी कि हर चुनाव की एक कीमत होती है। हर चुनाव की एक कीमत होती है, जिसे अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल आप मान लो बच्चा, अवसर लागत। अवसर लागत में देखिए, पहले अवसर है और लागत है, यानी कि अवसर, कोई ना कोई अवसर आया होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होता है बच्चा कि एक इंसान के पास मल्टीपल थिंग्स होती हैं अपनी लाइफ में चॉइस करने के लिए। एक किसी कोई बहुत अच्छी चीज़ है, उसको चॉइस करने के लिए जब वो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ को त्याग कर देता है, यानी कि उसको छोड़ देता है, तो उसकी जितनी कॉस्ट होती है वही अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, अवसर लागत किसी एक अवसर पर लाभ उठाने के लिए दूसरी सर्वश्रेष्ठ यानी कि दूसरी सर्वश्रेष्ठ विकल्प के त्याग की लागत, यानी कि त्याग की लागत होती है। एग्जाम्पल आप मान लीजिए बच्चा कि 25K यानी कि 25,000 की आपकी नौकरी थी, उसको उस नौकरी को पाने के लिए आपने 20,000 की नौकरी को छोड़ दिया। ठीक है, 25,000 की नौकरी पाने के लिए आपने 20,000 की नौकरी को छोड़ दिया, तो ये जो 20,000 वाली जो नौकरी है, यही आपकी अवसर लागत कहलाएगी। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, आगे हमें पढ़ना है बेटा उत्पादन संभावना वक्र। पीपीसी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं इसकी मान्यताएँ क्या हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, संसाधन दिए हुए होते हैं और निश्चित होते हैं। यानी कि संसाधन आपको पहले से दिए होते हैं और निश्चित होते हैं, उसमें कभी भी अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है कि संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग हो रहा होता है। संसाधनों का पूर्ण और कुशल उपयोग हो रहा होता है। तकनीक जो होती है वो स्थिर होती है, सामान्य होती है, कभी भी उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता। केवल 2 वस्तुओं के उत्पादन ही हम इसमें कर रहे होते हैं, यानी कि इसमें या तो ए और बी, बस इससे ज़्यादा हम उत्पादन नहीं करते हैं इसमें, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा-सा ज़रा डाटा टेबल को हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। संयोग देखिए, यहाँ पे 5 संयोगों को दिखाया गया है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 संयोग यहाँ पे दिखाए गए हैं। मशीन कहाँ पे है देखिए, समझिएगा, संयोग 1 में मशीन 1 भी नहीं है, तो गेहूँ का उत्पादन 500 तक हो रहा है। ठीक है, 500 लाख टन लगभग हो रहा है। लेकिन जब हम सेकेंडरी वाले संयोग में आते हैं, कि बी संयोग में आते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 10 मशीनें आ गई हैं, लेकिन गेहूँ का जो उत्पादन है वो घट गया है। और ऐसे ही गेहूँ का उत्पादन घटता जा रहा है और मशीनों का जो उत्पादन है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे बात इतनी सी है कि बेटा मशीन को पाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि गेहूँ की लागत को अभी कम कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें मशीनों का संयोग मिलना चालू हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम लोग कहीं न कहीं पीपीसी कहते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या है, यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र को समझिएगा। उत्पादन संभावना वक्र की संरचना होती कैसी है? देखिए, यहाँ पे गेहूँ का उत्पादन जैसे-जैसे बढ़ रहा है, ठीक है? यहाँ पे देखना कि गेहूँ का उत्पादन अगर आप देखो, तो यहाँ पे 100 से 200, 200 से 300, 400 फिर 500 तक पहुँचा हुआ है। ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे हम यहाँ पे देखो मशीनों की गिनती को बढ़ा रहे हैं, जैसे-जैसे हम यहाँ पे मशीनों की गिनती को बढ़ा रहे हैं, वैसे-वैसे क्या हो रहा है, आपका ये जो गेहूँ की संरचना है, ये नीचे गिरती चली जा रही है। ठीक है? पॉइंट ए पे अगर आप देखो, तो संसाधनों का पूर्ण तथा कुशल रूप से उपयोग हो रहा है, और अगर आप पॉइंट बी में देखेंगे, तो यानी कि सही से नहीं हो रहा है, पूरी तरह से उनका कुशल प्रयोग नहीं हो रहा है, बल्कि ये थोड़ी कहीं न कहीं बेरोज़गारी की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है?
कुछ और भी संयोग बेटा हो सकते हैं, जैसे मानिए प्राकृतिक आपदाएँ आ जाती हैं तो उसको हम अप्रायः संयोग कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारा कोई वो हमारे क्रिएटेड संयोग नहीं होते, वो नेचर के द्वारा क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों? चलो आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? आगे है बेटा वक्रोत्तर यानी कि कॉनकेव। कॉनकेव बनता कैसे है? यहाँ पे आपको पीपीसी की सही डेफिनेशन समझ में आएगी। देखिए समझिए, बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत, बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत, जैसे हर संसाधन को एक वस्तु, चाहे मान लो वो गेहूँ है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु यानी कि मशीन में स्थानांतरित जब हम करते हैं, यानी गेहूँ से जब हम मशीन में स्थानांतरित होते हैं, तो पहली वस्तु के उत्पादन की हानि बढ़ती चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी संसाधन हर काम में समान रूप से कुशल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल मानिए बेटा, हमने क्या किया, हमारे पास आप समझो यहाँ पे क्या था कि हमने गेहूँ उगाया और हमने चावल उगाया। बाद में क्या हुआ, हमारे पास अगर जो मशीनें थी, ठीक है, हमारे पास जो भी मशीनें थीं, वो क्या थीं, इन दोनों में बराबर रूप से लगी हुई थीं। लेकिन क्या होता है, अचानक से हम क्या करते हैं कि हम अपना चावल की तरफ से जितनी भी गुणवत्ता है उसको हटा देते हैं, मशीनें हटा देते हैं और पूरी की पूरी ताकत है वो हम गेहूँ में लगा देते हैं। तो बेटा गेहूँ की गुणवत्ता तो बढ़ जाएगी, गेहूँ की गुणवत्ता तो बढ़ जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं चावल की क्वांटिटी और गुणवत्ता घटने लगेगी, क्योंकि वहाँ पे पूर्ण रूप से संसाधनों का उपयोग नहीं हो रहा होता है। तो इसी को बेटा हम पीपीसी कहते हैं कि एक चीज़ को बढ़ाने के लिए हमने अपना सारा संसाधन उपयोग कर दिया, क्योंकि संसाधन हमारे पास लिमिटेड थे, तो दूसरी चीज़ की उत्पादकता घट गई। ठीक है बच्चों? चलो आगे देखते हैं। तो आगे क्या है देखिए समझिएगा, यहाँ पे जब हम पीपीसी की गतिशीलता की बात करते हैं तो उसमें खिंचाव होता कैसे है समझिएगा। अगर खिंचाव राइट साइड में हो रहा है और अगर खिसकाव लेफ्ट साइड में हो रहा है, अगर राइट साइड में खिसकाव हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं, चाहे वो दोनों चीज़ें हों, दोनों चीज़ की उत्पादकता बढ़ रही है। मतलब यहाँ समान रूप से प्रयोग किया जा रहा है। देखो, दाईं ओर खिसकाव का मतलब क्या होता है? संसाधनों का विकास और नई खोज व तकनीक में सुधार किया गया है। यानी कि हमारे पास चीज़ें तो सेम ही थी, लेकिन क्या हुआ, हमने उसमें या तो कुछ नया रेवोल्यूशनरी काम किया है, यानी कि हमने कोई नई मशीन लाई है, और या तो हमने संसाधनों का विकास कर लिया, अपने संसाधन बढ़ा लिया है। तब राइट साइड में आपका ये कॉनकेव खिसकेगा, ठीक है? बाद में क्या होता है, अगर लेफ्ट साइड में यहाँ पे खिसक रहा है तो इसका मतलब है कि गेहूँ और मशीन दोनों की गुणवत्ता को घटा जा रहा है, यानी घट रहा है, जिसकी वजह से मतलब होता है कि हम सही तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चा? आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं। अरे बस यहीं तक है बच्चा, यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है? स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सभी लोगों को भेज दीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं, ताकि वो भी और अच्छी से अच्छी इकोनॉमिक्स को पढ़ सकें। ठीक है? यहाँ पे आज आपका ये चैप्टर खत्म होता है। बहुत जल्दी ही मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर लेके आने वाला हूँ। तो क्लास 12th के बच्चों, तैयारी अभी से शुरू कर दो। ठीक है? चलो फिर मिलते हैं।